अच्छा बच्चों, हम जब कर रहे थे तो याद करो, सितंबर 2025 का अपना, सितंबर 2024 का अपना पेपर चल रहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट मैंने आपको करा दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही बी पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही बी पार्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही बी पार्ट क्या बोलता है, देखिए ध्यान देते हैं। जेवी लिमिटेड बोरोड a secured loan of 5 crore from Star Bank Limited to meet its working capital requirement। मतलब जेवी करके कंपनी है और ये कितने रुपए का लोन ले रही है सर ये 5 करोड़ रुपए का लोन ले रही है। किससे ले रही है? स्टार बैंक से ले रही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। However, the borrowing powers of the company, however, the borrowing powers of the company under its मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो रिस्ट्रिक्टेड टू 1 करोड़। अरे भाई, मेमोरेंडम में तो 1 करोड़ का ही लोन लेना अलाउड था। मेमोरेंडम में तो 1 करोड़ का ही लोन लेना अलाउड था। और कंपनी कितने का करोड़ का लोन ले रही है? कंपनी 5 करोड़ का लोन ले रही है। द बैंक रिलीज द लोन अमाउंट इन 2 इंस्टॉलमेंट। बैंक ने लोन का अमाउंट 2 इंस्टॉलमेंट में दिया, 1 करोड़ और 4 करोड़। ऑन द ड्यू डेट फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, company refused to accept the liability of 5 crore on the ground that borrowing was ultra wires the company। अब क्या हुआ, जब लोन की ड्यू डेट आई तो कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लाइबिलिटी। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लाइबिलिटी मतलब कंपनी ने मना कर दिया, बोले हम तो पैसा नहीं चुकाएंगे। कंपनी ने क्या बोल के पैसा चुकाने से मना कर दिया? बोले तो अल्ट्रा वायर है। बोले हम क्यों चुकाएं? तो कंपनी ने मना कर दिया, बोले हम तो ये लोन नहीं चुकाएंगे। अच्छी बात है, आगे देखते हैं। The company's books of account show that company has utilized the loan amount of 3 crore for repayment of its lawful debts। कंपनी की बैलेंस शीट देख के पता चल रहा है कि ये जो 5 करोड़ का लोन लिया था उसमें से 3 करोड़ तो कंपनी की कोई डेट होगी, लाइबिलिटी होगी, उसको चुकाने में काम ले लिया। द यूटिलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग 2 करोड़ कैन नॉट बी ट्रेस। बचे हुए 2 करोड़ का क्या किया किसी को नहीं पता। रेफरिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन। वो पूछ रहा है कंपनी का डिसीजन वैलिड था क्या? कंपनी का क्या डिसीजन था? कंपनी बोल रही है हम पैसा नहीं चुकाएंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कंपनी का डिसीजन वैलिड था क्या? एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन ऑफ द कंपनी डिनाइंग द रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एक्सप्लोर द रेमेडी। रेमेडी क्या अवेलेबल है टू द बैंक फॉर रिकवरी ऑफ लोन? बैंक लोन की रिकवरी के लिए क्या करे? तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पे प्रोविजंस में आप डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्सप्लेन कीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, और एक्सप्लेन करके आइए कि अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड एब इनिशियो होते हैं, अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड एब इनिशियो होते हैं, नल एंड वॉइड होते हैं। नीदर कंपनी नॉर थर्ड पार्टी, नीदर कंपनी नॉर थर्ड पार्टी एक्वायर्स एनी राइट। बोले अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट में ना कंपनी को और ना थर्ड पार्टी को कोई राइट मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि या क्या ये कंपनी का डिसीजन वैलिड है क्या कि हम लोन रीपे नहीं करेंगे? तो देखो मेमोरेंडम में 1 करोड़ का लोन लेना अलाउड था कंपनी को, कंपनी ने 5 करोड़ का लिया है, तो कंपनी 1 करोड़ का लोन रीपे करने से डिनाई नहीं कर सकती, वो मेमोरेंडम में अलाउड था। कंपनी जो डिनाई कर सकती है 4 करोड़ का लोन रीपे करने के लिए डिनाई कर सकती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कंपनी का डिसीजन वैलिड था? तो अब क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे? डिसीजन ऑफ कंपनी, decision of company to deny payment of ₹4 crore is valid। पूरे 5 करोड़ के लिए कंपनी मना नहीं कर सकती। कंपनी का जो डिसीजन है 4 करोड़ को डिनाई करने का, कंपनी का जो डिसीजन है कि हम 4 करोड़ रिपे नहीं करेंगे, वो वैलिड है। लेकिन आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि 1 करोड़ का लोन तो अलाउड ही है। 1 करोड़ का लोन मेमोरेंडम में अलाउड था, इसलिए 1 करोड़ के रीपेमेंट के लिए कंपनी डिनाई
नहीं कर सकती है। आई बात समझ में? तो आपको आगे लिखना पड़ेगा, कंपनी कैन नॉट डिनाई पेमेंट ऑफ ₹1 crore, company cannot deny payment of ₹1 crore as it is as per memorandum of association, क्योंकि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है, तो उस अमाउंट के पेमेंट का डिनाई कंपनी नहीं कर सकती। तो क्या 1 करोड़ के लिए डिनाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या रिमेनिंग अमाउंट के लिए डिनाई कर सकती है? क्या 1 करोड़ के लिए डिनाई कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्या 4 करोड़ का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए कंपनी डिनाई कर सकती है? हाँ, कर सकती है। आगे चलिए, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना भाई। और अगर किसी को आंसर आए ना तो मुझे बताना भी, किसी को आंसर आए तो मुझे बताना भी। अच्छा, तुम्हें याद है कंपनी के बिहाफ पे कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है तो उस पर कॉमन सील लगाई जाती है, याद होगा सबको। और अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं होती है, अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं होती है तो उस डॉक्यूमेंट पे एक डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी के साइन करने होते हैं। और अगर कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं होता है, कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं होता है तो कोई भी 2 डायरेक्टर्स के साइन करने होते हैं। आई होप सबको याद होगा। अब पढ़ो, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ गुडविल प्राइवेट लिमिटेड द कंपनी ऑन 15 May 2024 द शेयर सर्टिफिकेट्स वर इशूड। शेयर सर्टिफिकेट दिए गए अमित को, सुमित को एंड सुमाति को, being subscribers to the memorandum of association of the company without affixing common seal thereon। उस पे common seal नहीं लगाई गई, कोई दिक्कत नहीं है। and under the signature of, सिग्नेचर हो रखे थे उस पे अमित और सुमित के, जो कंपनी के डायरेक्टर थे। मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ उस पे कॉमन सील तो नहीं लगाई थी, लेकिन सिग्नेचर हुए हुए थे अमित और सुमित के, जो कंपनी के डायरेक्टर थे। यानी एनी 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर हुए थे। द कंपनी हैज येट टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी, ये भी दे दिया कि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। ऑन ऑब्जेक्शन रेज बाय सुमाति या डायरेक्टर अबाउट वैलिडिटी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट साइंड बाय अदर 2 डायरेक्टर्स, अमित एंड सुमित क्लैरिफाइड दैट सिंस द कंपनी हैज नॉट ऑप्टेड टू हैव द कॉमन सील। अमित और सुमित बोल रहे हैं कि क्योंकि कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है फॉर द कंपनी, द शेयर सर्टिफिकेट साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स आर वैलिड। अमित और सुमित बोल रहे हैं देखो यार कॉमन सील नहीं है, इसलिए 2 डायरेक्टर्स ने जो शेयर सर्टिफिकेट साइन किए वो वैलिड है, तो सही तो बोल रहे हैं। अब सोचो, अमित और सुमित सही तो बोल रहे हैं, कोई गलत बात थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 एग्जामिन करेक्टनेस ऑफ ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय वन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड इन रिस्पॉन्स क्लैरिफिकेशन ऑफर्ड बाय अदर डायरेक्टर। तो आप बोलोगे ऑब्जेक्शन ऑफ सुमाति, सुमाति ने तो ऑब्जेक्शन रेज किया था, इज नॉट वैलिड, सुमाति को ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है। क्लैरिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स इज वैलिड, बोले डायरेक्टर्स ने जो क्लैरिफिकेशन दिया वो वैलिड है। क्लैरिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स इज वैलिड। शेयर सर्टिफिकेट कैन बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, बोले शेयर सर्टिफिकेट पे 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं सिंस देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि कोई कंपनी सेक्रेटरी है नहीं। अब क्वेश्चन का एक पार्ट और है, वो ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन का एक पार्ट और है, वो ध्यान से देखना। एक और पार्ट क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो। वुड योर आंसर भी डिफरेंट, बोले कि आपका आंसर डिफरेंट होता इफ द कंपनी हैड अ कंपनी सेक्रेटरी। यस, हमारा आंसर डिफरेंट होता, क्योंकि अगर कंपनी सेक्रेटरी होता तो 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर से काम नहीं चलता। अगर कंपनी सेक्रेटरी होता तो फिर शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी सेक्रेटरी और एक
डायरेक्टर के साइन होते तो आप बोलोगे यस, आंसर विल बी डिफरेंट। बोले इस सिनारियो में हमारा आंसर डिफरेंट रहेगा। इस सिनारियो में आप बोलोगे शेयर सर्टिफिकेट विल बी साइंड, बोले साइन होने चाहिए थे, विल बी साइंड बाय वन कंपनी सेक्रेटरी एंड वन डायरेक्टर। बताओ स्टूडेंट्स, आया ये वाला क्वेश्चन? जल्दी बोलिए, आना तो चाहिए, नहीं आने का तो कुछ नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा देखो, इसमें एक चीज बताता हूं आपको, मुझे 1 मिनट अलाउ करो। जेवी लिमिटेड में पूछ रहे हो ना बेटा? एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होता है, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। बट एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होता है, तो यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर के हिसाब से तो जो आंसर अपन ने लिख दिया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है कि एक पर्सन को बेनिफिट दूसरे को लॉस पहुंचा के नहीं होना चाहिए। तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहां पर लगाओगे तो आप ये बोलोगे कि जो ये ₹3 करोड़ है वर वैलिडली यूटिलाइज्ड, ये तो कंपनी ने वैलिडली यूटिलाइज किए थे अपनी डेट के पेमेंट के लिए। तो आप लिख सकते हो हेंस ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बैंक कैन रिकवर, बैंक रिकवर कर सकता है ₹3 करोड़। लेकिन अब यही बात है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अल्ट्रा वायर से, तो नॉर्मली आई डू नॉट सजेस्ट, बट इफ यू वांट यू कैन ऐड वन मोर लाइन इन द क्वेश्चन that on the basis of principle of equity, since ₹3 crore were utilized for payment of lawful debt of the company, directors bank can sue the company for recovery of that ₹3 crore। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ बेटा, वो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी करके लिख देते हैं, तो किसी आंसर में तो लिख देते हैं और किसी आंसर में नहीं लिखते हैं। तो अननेसेसरी कंफ्यूजन करने से बढ़िया है हम सिर्फ एक स्ट्रिक्टली अल्ट्रावायर को फॉलो करें। उससे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है कि भैया 4 करोड़ तो रिकवर नहीं होगा। आप सजेस्टेड पढ़ोगे ना, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन दे रखा है सजेस्टेड में। इन्होंने एक बार तो सजेस्टेड में लिखा हुआ है कि 4 करोड़ रिकवर नहीं होगा, फिर उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लगा के लिख दिया कि रिकवर होगा। तो अननेसेसरी कंफ्यूजन से बढ़िया है कीप अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। 4 करोड़ अल्ट्रावायर है, वो रिकवर नहीं होगा, बाकी 1 करोड़ तो रिकवर होना ही होना है, उसमें तो इफर बट है ही नहीं। आ गई बात बेटा समझ में? ओके बेटा, चलिए अब ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में अवार्ड कंपनसेशन और डैमेज। प्लीज यहां पे ये कंपनसेशन वर्ड डैमेज वर्ड डिफाइन कर देना। डैमेज का क्या मतलब होता है याद है? मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कंपनसेट अदर पार्टी फॉर लॉस। उसके बाद आगे पूछ रहा है एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस व्हेन कोर्ट में अवार्ड ऑर्डिनरी डैमेज। पूछ रहा है बताओ ऑर्डिनरी डैमेज कब मिलेगी, तो क्या आंसर लिखोगे ऑर्डिनरी डैमेज कब मिलेगी? बोले व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी नेचुरल और direct loss arises as a result of breach of contract, then ordinary damages can be claimed, but no compensation can be claimed for any indirect or remote loss। पूरा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इसमें एक पार्ट और है, स्पेशल डैमेज कब क्लेम हो सकती है? एक लाइन है, आपको लिखना है ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड when special circumstances affecting the contract were in the knowledge of parties। और कोई बताएगा लिक्विडेटेड डैमेज क्या होती है? आपको बताना पड़ेगा। बताओ कोई बताएगा लिक्विडेटेड डैमेज क्या होती है? वेट कर रहा हूं, फटाफट बोलोगे तो। नहीं यार, अब इंग्लिश में बोलो यार, अभी तो आ गया टाइम ना। इट इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ कंपनसेशन दैट विल बी पेबल in the event of the breach of the contract। करके आ पाओगे क्या बेटा? चलो अच्छा, अब क्वेश्चन में 2 पार्ट और हैं तो बड़ी इजी हैं।
अग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो आप बोलोगे वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होते हैं, लेकिन अग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन वैलिड होता है। पहली कंडीशन है पार्टीज मस्ट बी इन नियर रिलेशन, दूसरी कंडीशन है एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, याद आया। और प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, इसमें क्या लिख के आओगे, अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट इज वैलिड प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन राइटिंग, it is signed by the promisor and the contract may be to pay whole amount or part amount, but in this case contract is not required to be registered। बताओ कर लोगे, फटाफट बोलो बेटा। परफेक्ट। तो यहां पर आकर हमारा फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 3। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ फटाफट से करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, टिपिकल मत बनाना, बिल्कुल बोल रहा हूं टिपिकल मत बनाना, एकदम इजी क्वेश्चन है, करते ही आ जाना चाहिए। पढ़ते हैं। राघव फाउंड गोल्ड एंड डायमंड स्टडेड रिस्ट वॉच, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ऑन द रोड साइड। उसको रोड साइड पे मिली है ये वॉच, तो राघव कौन हो गया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। He picked it up and then advertised in the newspaper that the true owner thereof can take the watch after showing proper evidence। उसने न्यूज़पेपर में ऐड निकाल दिया कि भैया आप एविडेंस दिखा के अपनी वॉच ले जाओ, मुझे मिली है। After waiting for a certain period, when the true owner did not turn up, true owner आया नहीं, true owner आया नहीं, he gifted that wristwatch to his son महेश। मुझे बताओ पहले यहां पर सही किया क्या उसने वॉच अपने बेटे को गिफ्ट करके? देखो सेक्शन नंबर 71 है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का, वो क्या बोलता है, फाइंडर कैन नॉट एप्रोप्रिएट द गुड्स, फाइंडर कैन नॉट एप्रोप्रिएट द गुड्स। भैया इसने तो यहां पे गुड्स एप्रोप्रिएट कर लिए, आप अपने बेटे को कैसे दे सकते हो, आप अपने बेटे को कैसे दे सकते हो, सही नहीं किया। अ फ्यू डेज लेटर माधव द ट्रू ओनर ऑफ वॉच somehow noticed his watch on the wrist of महेश। माधव जो कि ट्रू ओनर था उसको वॉच दिख गई कहां पे, जो महेश है जो कि राघव का बेटा था उसकी रिस्ट पे, कलाई पर। ही अप्रोच्ड हिम टू कलेक्ट द सेम, उसके पास गया कि भाई मुझे वापस कर मेरी वॉच। महेश मना कर रहा है, बोले मैं तो नहीं दूंगा, महेश रिफ्यूज्ड। इन द इवनिंग राघव कॉल्ड माधव, इवनिंग में राघव अच्छा आदमी है, राघव ने माधव को जो कि ट्रू ओनर है फोन मिलाया एंड टोल्ड हिम दैट ही इनकर्ड 20,000 टू फाइंड द ट्रू ओनर। उसको बोला मेरे ट्रू ओनर को ढूंढने में 20,000 लग गए। इफ ही फेल्स टू रीइंबर्स हिम द लॉफुल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फाइंडिंग द ट्रू ओनर, he will sue him for recovery thereof or retain the possession of watch with him till recovery। राघव क्या बोल रहा है कि अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो एक तो मैं तेरे को स्यू करूंगा, बोले एक तो मैं तेरे को स्यू करूंगा रिकवरी के लिए, एक मैं वॉच को रिटेन कर लूंगा जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा। तो आपको अगर याद हो तो अब हमने राइट्स पढ़े फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के, ये हमने पढ़े विद बेलमेंट, वहां पर हमने सेक्शन 168 पढ़ा है। वो क्या बोलता है, आप एक्सपेंसेस की रिकवरी के लिए गुड्स के ऊपर लियन तो एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंसेस की रिकवरी के लिए आपको ट्रू ओनर को स्यू करना अलाउड नहीं होता। याद आ रही है क्या ये बात, बोलो यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, याद आ रही है नहीं आ रही है ये बात, याद आ रही है? तो कैन नॉट स्यू एक्सपेंसेस की रिकवरी के लिए बट कैन एक्सरसाइज लियन, लियन करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। वो बोल रहा है मैं तो बेच भी दूंगा, इवन ही कैन सेल द वॉच। अब याद करो सेल कब कर सकते थे, सेल करने का कंडीशन 1 था कि या तो ट्रू ओनर मिल नहीं रहा या ट्रू ओनर आपके लॉफुल एक्सपेंसेस पे नहीं कर रहा। तो यहां पे ट्रू ओनर आपके लॉफुल एक्सपेंसेस पे नहीं कर रहा,
तो कंडीशन 1 का एक पार्ट पूरा हो गया, ट्रू ओनर रिफ्यूजेस टू पे लॉफुल एक्सपेंसेस। अब तुम्हें याद है मैंने कैसे पढ़ाया था? मैंने बोला था दो तो मेन कंडीशन है और दो एडिशनल कंडीशन है। मेन कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए और एडिशनल में से एक पूरी होनी चाहिए। चलो मेन कंडीशन में से तो एक कंडीशन पूरी हो गई कि ट्रू ओनर मिल नहीं रहा। एडिशनल कंडीशन में तक क्या था? या तो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, खराब हो जाएंगे, तो ये तो वॉच है, पेरिशेबल नेचर की तो है नहीं। और याद है दूसरी कंडीशन क्या होती थी? गुड्स पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो गुड्स की वैल्यू के, यहां पे वॉच है 1 लाख के 2/3 होने चाहिए। अब 1 लाख रुपीस का मैं 2/3 करूंगा तो 66,667 रुपीस आएगा। तो क्या जो वॉच पे एक्सपेंसेस हुए हैं वो 2/3 ऑफ वैल्यू है? नहीं है, एक्सपेंसेस तो सिर्फ 20,000 है। तो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि हम एक्सपेंसेस की रिकवरी के लिए स्यू नहीं कर सकते, हम वॉच को सेल भी नहीं कर सकते, बट हां जब तक वो हमारा पेमेंट नहीं देगा हम गुड्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने तो क्वेश्चन को अभी पूरा ही एनालाइज करा दिया। अब एक्चुअली में देखते हैं पूछ क्या रहा है। एडवाइज वेदर द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ राघव वर लॉफुल अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताना भाई। गिफ्टिंग रिस्ट वॉच टू हिज सन, बताओ वैलिड नॉट वैलिड? अनलॉफुल, ही कैन नॉट अप्रोप्रिएट। वार्निंग माधव टू sue for recovery of lawful expense incurred in finding true owner, lawful or unlawful? Lawful or unlawful? Unlawful. Retaining the possession of wristwatch till recovery of lawful expense, lawful or unlawful? Lawful. Selling of wristwatch for recovery of expense, lawful or unlawful? Unlawful. कर लोगे? ज्यादा आंसर एक्सप्लेन मत करना, ज्यादा आंसर एक्सप्लेन मत करना, पहले ही बोल रहा हूं 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप पूरा एक्सप्लेन करने बैठ जाओगे मार्क्स कटेंगे। जो जो पॉइंट काम आ रहे हैं क्वेश्चन में वो एक्सप्लेन कीजिए, जो काम नहीं आ रहे हैं उन्हें भूल जाइए। आती है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देखते ही आ जाएगा। वूलन गारमेंट लिमिटेड entered into a contract with a group of women in July 23 to supply various woolen clothes for men, women and kids like sweaters, monkey cap, muffler, woolen coats, hand gloves before the commencement of winter season। समझ रहे हो क्या हो रहा है? वूलन गारमेंट बोल रहा है कि मैं तुम्हें वूलन क्लोथ सप्लाई करूंगा ग्रुप ऑफ विमेन को, ग्रुप ऑफ विमेन को, और बोल रहा है वो सप्लाई करूंगा कमेंसमेंट ऑफ विंटर सीजन से पहले। तो हम इतना तो समझते हैं कि विंटर सीजन के बाद अगर वुलन क्लोथ्स मिलेंगे तो कोई काम के नहीं है। बोलो अग्रीड हो कि नहीं हो? क्या हम ये चीज समझते हैं क्या कि विंटर सीजन के बाद कपड़ा मिलेगा तो कोई काम का नहीं है? बिल्कुल सर। तो बताओ अगर आपसे कोई पूछे सिर्फ ये 4 लाइनें पढ़ के कि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस है या टाइम एसेंस नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? टाइम एसेंस है, बिल्कुल टाइम एसेंस है, कोई डाउट ही नहीं है, टाइम इज एसेंस। द अग्रीमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट वूलन क्लोथ शैल बी सप्लाइड बाय एंड ऑफ अक्टूबर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विंटर सीजन। हाउएवर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक हो गई होगी वूलन गारमेंट्स की फैक्ट्री में, विमेन ग्रुप, जो वुमेन ग्रुप थी जिन्हें सप्लाई करने थे कपड़े, could tender the supply in March 24 when the winter season was almost order। मतलब सप्लाई जो आया वो बाद में आया। वुमेन गारमेंट लिमिटेड एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद ग्रुप ऑफ विमेन टू सप्लाई वेरियस वुलन क्लोथ्स। अब ये जो ग्रुप ऑफ विमेन है उनके कोई स्ट्राइक का प्रॉब्लम आ गया और वो जो वुलन क्लोथ है उन्होंने बाद में सप्लाई किए। एनालाइजिंग द situation, answer the following question in light of provision of Indian Contract Act. Whether company can reject total supply by women group? Yes, company can reject.
यस कंपनी कैन रिजेक्ट, यस अलाउड है, यस इट कैन रिजेक्ट। वाई? आप बोलेंगे यहां पे सेक्शन नंबर 55 लग रहा है, आप बोलेंगे यहां पर टाइम एसेंस है, क्योंकि टाइम एसेंस है और कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टाइम पे पूरा नहीं हुआ है, तो यस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। कंपनी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कंपनी कैन रिजेक्ट द क्लोथ्स। आगे पूछ रहा है वेदर कंपनी कैन एक्सेप्ट टोटल सप्लाई ऑन रिक्वेस्ट ऑफ विमेन ग्रुप। बेटा रूल क्या होता है, जहां टाइम एसेंस होता है उस टाइम के बाद भी आप गुड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस केस में देन यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। तो आप बोलोगे यस कंपनी कैन एक्सेप्ट, but then company cannot claim damages। लेकिन उस केस में बेटा कंपनी क्या नहीं क्लेम कर पाएगी, डैमेजेस नहीं क्लेम कर पाएगी। बताइए आया नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, जल्दी बोलिए, आगे चलो। अब बेटा ये है स्कोरिंग, यहां पर अगर आप मार्क्स नहीं लूज करोगे, लॉ में अच्छे मार्क्स आने हैं। तीनों क्वेश्चन एकदम एकदम इजी क्वेश्चन, पढ़ते जाइए। एक तो पूछ रहा है विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ एनआई एक्ट 1881 टेल द इंस्टेंसेस वेयर अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद फॉर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। वो पूछ रहा है कब माना जाएगा कि डिसऑनर हुआ है, कब माना जाएगा कि डिसऑनर का ऑफेंस हुआ है, और पूछ रहा है कब ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो बेटा थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ऑफेंस कब माना जाएगा, 6 कंडीशन है, तो आप 6 की 6 कंडीशन पहले लिखकर आना। कोई बता सकता है शॉर्ट में क्या क्या कंडीशन थी? चेक वॉज इशूड फॉर पेमेंट ऑफ लीगली एनफोर्सेबल डेट, check was presented within validity period, check was dishonored due to insufficiency of fund, holder of check gave a notice to drawer within 30 days, drawer failed to make payment within 15 days, court cases filed immediately in 1 month. If all 6 conditions are satisfied, then drawer of check will be liable for imprisonment up to 2 years or fine twice the amount of check. Agreed हो गए क्या? जल्दी बोलो। और इसमें पूछा ऑफेंस कब नहीं मानेंगे, तो आप बोलना इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑफेंस। कर लोगे क्या? ठीक है। अगला पार्ट है ऑल चेक्स आर बिल्स। बोले सारे चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। ट्रू, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज वाइल ऑल बिल्स आर नॉट चेक। सही बात है, सारे बिल थोड़ी चेक होते हैं। एक्सप्लेन एडिशनल फीचर्स ऑफ अ चेक which differentiate a check from bill। कोई बताएगा additional features of check which differentiate a check from bill? चेक में स्टैंपिंग नहीं चाहिए, एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक का कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक। अच्छे से सिखाया है मैंने, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बुक में, लेकिन मैंने क्लास में, आप याद करो, आपको टॉपिक ही ऐसे पढ़ाया मैंने आपको टॉपिक ही ऐसे पढ़ाया था कि चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंसेस हैं। एकदम आराम से 3 नंबर ला सकते हो। और ये तो सबसे इजी सवाल है, टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। अच्छा एक रह गया बीच में, एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट कर दोगे? एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट क्या है? which can be treated as bill of exchange as well as a promissory note। और टाइप्स ऑफ लॉ क्या है इंडियन लीगल सिस्टम में? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। घबराना नहीं होता है, बस आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करो। आप ये देखोगे तो इस पेपर, अच्छा आपको ये रियलाइज हुआ कि इस पेपर का लेवल बाकी जितने पेपर अपन ने किए उससे थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है? बताओ, हुआ कईयों को रियलाइज या नहीं हुआ? सच सच बताना। थोड़ा सा अच्छा पेपर आया था लास्ट सितंबर का,
लेवल थोड़ा सा हाई है तो, और हार्ड नहीं है, हो क्या रहा है, बस क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, पेपर थोड़ा लेंदी है, तो अपने को टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। तो आप शुरुआत में जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है उस टाइम पर देख लो कि पेपर लेंदी है क्या, लेंदी है तो इमीडिएटली वैसी पेपर को स्पीड शुरुआत से मैनेज करके चलनी पड़ेगी। क्या बोल रहा है आगे देखो, Ashoka trader delivered a camera to Mangesh on sale or return basis. Mangesh delivers the camera to Rahul on the term for sale or sale for cash only or return. Afterwards, Rahul delivered it to Vishal on a sale or return basis without paying cash to Mangesh. The camera which was in the possession of Vishal was lost by theft, though he exercised due care for its safety. Referring to the provisions of SOGA, analyze the situation and advise whether Mangesh, Rahul or Vishal are jointly and severally liable to pay the price of the camera to Ashok. पहले बताओ, बाकी सब मैं बता दूंगा आपको, मुझे तो सिर्फ ये बता दो अगर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस होते हैं तो उस पे सेक्शन नंबर 24 लगता है ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, लगता है कि नहीं लगता है ये बताओ। बिल्कुल लगता है। वो क्या बोलता है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, या तो बायर अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दे, या बायर गुड्स को रिटर्न करने में फेल हो जाए विद इन स्पेसिफाइड टाइम और रीजनेबल टाइम, या बायर डज एनी एक्ट विच इज इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेप्टिंग द गुड्स। और एक सेक्शन 24 क्या बोलता है, तो सेक्शन 26 क्या बोलता है, रिस्क फॉलोस ओनरशिप। कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ कोई दिक्कत है। अब देखो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन को देखते हुए चलना। अब क्वेश्चन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अशोक है, अशोक ने कैमरा किसको दिया, मंगेश को, सेल और रिटर्न बेसिस पे। मंगेश ने कैमरा राहुल को दिया, मंगेश डिलीवर्स इट टू राहुल ऑन द टर्म सेल फॉर कैश ओनली। टर्म पढ़ो, मंगेश ने राहुल को बोला मैं सेल फॉर कैश ओनली करूंगा, और ये बोल के राहुल को दिया है। फिर राहुल ने विशाल को दे दिया, राहुल ने विशाल को दे दिया अगेन सेल और रिटर्न बेसिस पे। लेकिन राहुल ने जब विशाल को दिया तो मंगेश को पैसे नहीं दिए थे, मंगेश को पैसे नहीं दिए थे। अब विशाल के पोजीशन में था कैमरा और कैमरा चोरी हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है लॉस के लिए कौन लायबल है, क्वेश्चन पूछ रहा है लॉस के लिए कौन लायबल है। अब देखो अशोक ने कैमरा मंगेश को अप्रूवल बेसिस पे दिया था, मंगेश ने कैमरा राहुल को आगे दिया, तो हम ये मानेंगे कि मंगेश ने कैमरा एक्सेप्ट कर लिया है, मंगेश को टाइटल मिल गया है। अच्छा अब आगे दिमाग लगाना, मंगेश ने जब राहुल को दिया था तो उसको बोला था कि तू कैश पे करेगा तभी तुझे कैमरा मिलेगा। राहुल ने कैश तो पे ही नहीं किया, राहुल ने कैश तो पे ही नहीं किया। अगर राहुल ने कैश नहीं पे किया तो राहुल को ओनरशिप नहीं मिली है बेटा। और जब राहुल को ओनरशिप नहीं मिली है तो राहुल ने जब विशाल को दिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है विशाल को भी ओनरशिप नहीं मिलेगी। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है लॉस के लिए कौन लायबल होगा, बोले ओनली मंगेश इज लायबल फॉर लॉस। प्यारा सवाल है सर, यहां पे इन्होंने सेल और रिटर्न चेंज कर दिया, बीच में सेल और रिटर्न नहीं था, यहां पे सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न था। अब ऐसा कोई लीगल लैंग्वेज में लैंग्वेज नहीं है अपन जाके सोचे कि सेक्शन 24 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन ने एक सिचुएशन बना दी कि एक बंदा दूसरे बंदे को जब गुड्स दे रहा है तो उस पर लिख के दे रहा है कि सेल फॉर कैश ओनली। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। आगे चलिए ये क्वेश्चन करेंगे। अंसारी ऑफ जयपुर सेलर है, सोल्ड 100 स्मार्ट टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 50,000 पर सेट टू बाबूराम ऑफ दिल्ली। बाबूराम बायर हो गया। He delivers the sets to Chetan
a transport carrier for transmission to Baburam. Baburam further sold these 100 TV sets to Shyamlal. बाबूलाल ने आगे बेच दिए थर्ड पार्टी श्यामलाल को. अंसारी ने बेचे बाबूराम को, बाबूराम ने बेचे श्यामलाल को at the rate of 60,000%. On reaching goods at destination, Baburam demanded the delivery. बाबूराम ने डिलीवरी मांगी, बट चेतन ये रहा ट्रांसपोर्टर, ये रहा चेतन, बट चेतन wrongfully refused to deliver the goods to बाबूराम. मुझे एक बात बताओ, अगर कैरियर wrongfully बायर को गुड्स डिलीवर करने से मना करता है तो ट्रांजिट खत्म हो जाता है या कंटिन्यू रहता है? फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर कैरियर wrongfully बायर को गुड्स देने से मना करता है तो जहां तक मुझे पता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लॉस्ट. पढ़ा है नहीं पढ़ा है हमने? ऐसा जल्दी बोलो. बिल्कुल पढ़ा है सर. दैट इज वाई, मतलब क्योंकि चेतन ने नहीं दिए गुड्स, दैट इज वाई ही फेल टू डिलीवर द सेट्स टू श्यामलाल. बाबूराम ये जो टीवी है वो श्यामलाल को नहीं दे पाया, एंड बेचारे बाबूराम को लॉस हो गया, एंड सफर्ड अ ह्यूज लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिलीवरी. अंसारी ये जो सेलर है केम टू नो अबाउट दिस. अंसारी को इस बात का पता चला. ही डायरेक्टेड चेतन, अब वो चेतन को बोल रहा है तो डिलीवरी स्टॉप कर ले, स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने के लिए बोल रहा है, बोल ही नहीं पाएगा. ही डायरेक्टेड चेतन टू स्टॉप द डिलीवरी टू बाबूराम and re-deliver the goods to him at Jaipur. Whether Ansari has right to stop the good in transit? No. Ansari has no right to stop the goods in transit because transit has come to an end when carrier wrongfully refuses to deliver the goods to buyer. So whether Ansari has right to stop the goods in transit? No. Ansari does not have right to stop the goods in ट्रांजिट. कर लोगे नहीं कर लोगे बेटा बताओ. अगला पूछा है वेदर बाबूराम कैन क्लेम लॉस सफर ड्यू टू नॉन डिलीवरी फ्रॉम अंसारी. यस, बिल्कुल क्लेम करेगा, क्यों नहीं क्लेम करेगा, करेगा ही. बाबूराम कैन क्लेम लॉस फ्रॉम अंसारी, वो तो करना ही है, कोई फॉरबट है ही नहीं. ज्यादा मत लिखना, क्वेश्चन में 3 नंबर का सवाल है, टू द पॉइंट एक्सप्लेन करके आना, पहले ही बता रहा हूं. लो भैया स्कोरिंग आ गए 13 नंबर, 13 नंबर ऊपर, 13 नंबर यहां, ये 26 नंबर और नीचे 13 नंबर, 39 नंबर. 40 नंबर का ये डायरेक्ट पेपर है, इसमें मार्क्स नहीं लूज होने चाहिए. मैं आपको 20 बार सिखा चुका हूं एक ही बात. स्टेट द सर्कमस्टांसेस इन विच अ कोर्ट में at the suit of partner dissolve a partnership firm. कोर्ट फर्म को कब डिसॉल्व करती है? पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, मिसकंडक्ट हो गया, persistent breach of partnership agreement हो गया, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कंटिन्यूस लॉसेस हो गए, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड. In accordance with provisions of Indian Contract Act, answer the following. Rights of bailor against wrongdoer. याद है राइट्स ऑफ बेलर अगेंस्ट रॉन्ग डूअर कौन से सेक्शन में थे? राइट्स ऑफ बेलर अगेंस्ट रॉन्ग डूअर सेक्शन 180 और 181 में. रॉन्ग डूअर को स्यू करोगे और जो भी कंपनसेशन रिसीव होगा वो बेलर बेली अपने प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट में डिवाइड कर लेंगे. कर लोगे? ड्यूटीज ऑफ पॉनी, ड्यूटीज ऑफ पॉनी तो डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो. गुड्स की रीजनेबल केयर लेनी है, गुड्स को यूज नहीं करना है, जो भी है पॉनी की तो सारी ड्यूटीज आप लिखी दोगे. नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स, जब डेट रीपे हो जाए तो गुड्स को रिटर्न करना है. नॉट टू मिक्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स, रिटर्न द एक्रीशन टू द गुड्स, तो ये सब लिख देना. लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा पेपर का, लास्ट क्वेश्चन देखना भाई. अब ये वाला क्वेश्चन देखना, एनआई एक्ट का क्वेश्चन है और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. मुझे बताओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन डिलीवरी है? पढ़ लो फटाफट आ जाओ. अमन ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बबन हु एक्सेप्टेड इट. तो अमन ड्रॉर है, बबन कौन हुआ बताओ? बहुत बढ़िया, बबन ड्रॉई है.
who accepted it payable to मगन. Payable to मगन है यानी मगन पेई है. मगन ने एंडोर्स कर दिया गगन को, गगन ने एंडोर्स कर दिया आकाश को. अब यहां पे गड़बड़ है, देखो ध्यान से समझना. गगन एंडोर्स द बिल टू आकाश, आकाश टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन द नेक्स्ट डे. अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है. गगन ने आकाश को एंडोर्स तो कर दिया है पर ये अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है. बोले डिलीवरी नेक्स्ट डे करूंगा. हाउएवर ऑन डेथ ऑफ गगन. अब मुझे बताओ सेक्शन 57 अपन ने पढ़ा है. अगर होल्डर की डेथ हो जाती है और होल्डर के बिहाफ पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी करता है, तो बताओ लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा की गई डिलीवरी वैलिड मानी जाती है या नहीं मानी जाती? इनवैलिड. बस हो गया सवाल. तो आगे पढ़ो ही मत. इतना ज्यादा एनालिसिस आपको क्वेश्चन को करते हुए चलना है कि क्वेश्चन में मटके ही नहीं. टाइम मत लगाना. मैं बोल रहा हूं टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. However, on death of Gagan on same day, his only son Ankit delivered the bill to Akash on next day as intended by his deceased father. On presenting the bill on due date, Baban refused to pay. Baban मना कर रहा है. Baban ड्रॉई था. Baban मना कर रहा है. Explain the importance of delivery, वो तो हम कर देंगे. Decide whether Akash can enforce the payment against Baban. No. Akash cannot enforce payment. Akash cannot enforce payment against Baban. Akash cannot enforce payment against Baban. कर लोगे बेटा? जल्दी बोलो. अरे कर लोगे क्या? चलो एक पार्ट और देखो. ये तो बड़ा इजी है. याद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनलैंड कब होता है और फॉरेन कब होता है? आ जाओ. तो बस इतना सही सवाल है, फटाफट कर लो. Reliable Limited, an Indian company, is a global leader. Reliable Limited, an Indian company, is a global leader in petrochemical products. For payment of sale price, India की है Reliable, ध्यान रखना ये बात. For payment of sale price imported from Alex Manufacturing Limited, a USA based company, the Indian company यानी Reliable Limited, RL लिख दे रहा हूँ. Reliable Limited ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज और मनीष. रिलायबल लिमिटेड ने ड्रॉ करा एक बिल ऑफ एक्सचेंज. किसके ऊपर ड्रॉ करा? मनीष के ऊपर. अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई. मनीष मुंबई का रेसिडेंट है. रिलायबल लिमिटेड इंडिया की है. ध्यान रखना. मेरे हिसाब से तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो गया. पेबल एट लॉस एंजलिस था. पेबल टू एक्सपोर्टर एट लॉस एंजलिस यानी पेबल यूएसए में. डिसाइड वेदर बिल ऑफ एक्सचेंज इज इनलैंड और फॉरेन. इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है भैया. क्यों इनलैंड है? इंडियन कंपनी ने बनाया है तो मेड इन इंडिया होगा. और ड्रॉई रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो फर्स्ट कंडीशन भी पूरी हो गई, सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई. इट विल बी ट्रीटेड एज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. अज्यूम दैट बिल ऑफ एक्सचेंज वाज साइंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम द ड्रॉअर कंपनी. वो ठीक है. लो भैया अब ये है सबसे स्कोरिंग पार्ट. अगर यहां हम मार्क्स लूज कर रहे हैं तो हमारी गलती है और किसी की भी नहीं है, सिर्फ हमारी गलती है. एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स नॉर बी पर्सनली बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल. आपको एक्सेप्शन केसेस समझाने हैं जहां पर एजेंट पर्सनली लायबल होता है. पढ़े हमने एक्सेप्शन केसेस जहां पर एजेंट पर्सनली लायबल होता है. एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम करे. Agent does not disclose the identity of principal. Principal is incompetent to contract. Where तो ये सारे केस एक्सप्लेन होंगे. States the rights of indemnity holder. Indemnity holder के राइट्स क्या थे? राइट टू रिकवर डैमेजेस, राइट टू रिकवर कॉस्ट ऑफ सूट. और क्या राइट था उसका? राइट टू रिकवर अमाउंट पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट. कर लोगे? Explain any 4 differences between contract and indemnity and contract of guarantee. डायरेक्ट क्वेश्चन. दोनों की डेफिनेशन लिखो. इंडेमनिटी में 2 पार्टी है, गारंटी में 3 पार्टी है. इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं. वेदर थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कोर्जन. यस. डिफाइन कोर्जन इन राइट. यस, बिकॉज इट इज पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड.
एक्सप्लेन द लीगल रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल, बिड बाय सेलर विद और विदाउट नोटिफिकेशन। सेलर अगर नोटिफिकेशन देके बिड कर रहा है, मतलब राइट टू बिड रिजर्व कर रहा है, तो सेलर को बिडिंग करना अलाउड है, वरना नहीं अलाउड है। बिडर टू रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड, बिडर अपनी बिड को रिट्रैक्ट कर सकता है बिफोर फॉल ऑफ हैमर। इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑक्शन सेल बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। लास्ट, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। टेस्ट में भी दिया था, रॉन्ग क्वांटिटी में 3 ऑप्शन बनाने हैं। एक्सेस क्वांटिटी दे दी तो क्या, अगर लेस क्वांटिटी दी है तो क्या, और मिक्स गुड्स दिए हैं तो क्या। कर लोगे बताओ? मैं यही बोल रहा हूं, केस स्टडी हार्ड आए इजी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन में मार्क्स लूज आउट नहीं होने चाहिए। और केस स्टडी भी अगर आप तरीके से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हार्ड आ रही है इजी आ रही है। लिटरली बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हार्ड आ रही है इजी आ रही है। ये हमने पूरा पेपर सॉल्व करा सितंबर 2024 अटेम्प्ट का आईसीएआई एग्जाम का। अब आप सोच लीजिए आपको कितने पेपर मैंने करा दिए। अब आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यस हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, यस हमें पेपर का पैटर्न आ गया है, यस वी कैन डू इट।